हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 1 अगस्त 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इंडिया यूएस tariff war. Uh, India is a bright spot, says center amid Trump tirade. तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि कैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने इंडिया पर 25% टैरिफ इम्पोज कर दिए। और ये सिर्फ यहां तक नहीं रुके, इन्होंने बोला कि मैं पेनल्टी भी इम्पोज करूंगा। ठीक है, तो जब इनसे पूछा गया कि किस चीज के लिए आप ये पेनल्टी लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रशिया से ट्रेड करने के लिए, फॉर ट्रेड विद रशिया। रशिया से इंडिया बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है, बहुत सारा ऑयल परचेज कर रहा है, जिससे रशिया को यूक्रेन के अगेंस्ट जो वॉर क्राइम्स हैं वो करने में मदद मिल रही है, फंडिंग मिल रही है। तो इन अदर वर्ड्स है ना, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को इनडायरेक्टली फंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पेनल्टी हम इंडिया के ऊपर इंपोज करने वाले हैं। तो कितनी पेनल्टी लगेगी अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के अब टैरिफ भी इंपोज हो गए हैं और पेनल्टी भी इंपोज होने वाली है। तो नो डाउट इससे जो इंडिया का एक्सपोर्ट है टू यूएसए, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज हमारे जो आइटम्स हैं है ना, वो यूएस में कॉस्टली हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, तो अगर हम सिर्फ टैरिफ को जोड़ लें तो यूएसए पहुंचते ही इस पे 25% यानी कि 25 रुपए का क्या लग जाएगा, टैरिफ लग जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये कितने रुपए का हो जाएगा, 125 रुपए का हो जाएगा। प्लस इस पे अगर मान लो 10% की पेनल्टी और ऐड हो जाती है ना, तो लगभग 140 के अराउंड ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा यूएसए में, है ना, इंडियन प्रोडक्ट। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट 100 रुपए हुआ करती थी, नाउ 140 रुपीज हो गई, है ना। तो अब कोई भी अमेरिकन जो इंडियन प्रोडक्ट को प्रीफर करता था, है ना, टू परचेज, बिकॉज ये चीप होते थे, इनकी जो कॉस्टिंग है वो कम होती थी। बट जब कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो कोई अमेरिकन क्यों इंडियन प्रोडक्ट को प्रीफर करेगा, वो यूएसए के प्रोडक्ट खरीदेगा, किसी और कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो खरीदेगा। तो नो डाउट इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं टू यूएस, इस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको ये लगा था कि जैसे ही मैं ये टैरिफ और पेनल्टी अनाउंस करूंगा ना, वैसे ही इंडिया अपनी नीज पर आ जाएगा, है ना, कि नहीं माफ कर दो, गलती हो गई, अब रशिया के साथ ऑयल परचेज नहीं करेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे, है ना, आप ये पेनल्टी रहने दो। ठीक है, इसके अलावा हम भी कुछ टैरिफ्स अपने कम कर लेंगे, है ना, आप इन टैरिफ्स को भी रहने दो। बट है ना, जैसी डोनाल्ड ट्रंप की एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ भी हुआ नहीं। इंडिया ने बहुत ही कोल्ड रिप्लाई दिया ओवर दी टैरिफ एंड पेनल्टी। ठीक है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एकदम से उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। मतलब फ्रस्ट्रेशन में उन्हें लगा था कि इंडिया आएगा अपनी नीज पर और उनसे रिक्वेस्ट करेगा टैरिफ हटाने के लिए एंड डिफेंस आइटम परचेज करने के लिए एग्री कर जाएगा कि हम अमेरिकन डिफेंस आइटम परचेज करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिखी, है ना। इन्होंने लिटरली एक्स पर लिखा कि इंडिया एंड रशिया could take their dead economies down together, US President Trump said among the barrage of statements targeting India on Thursday, a day before 25% tariff announced on Indian import by US are set to be take effect। ठीक है, लिटरली इन्होंने बोल दिया कि इंडियन इकोनॉमी, इंडिया और रशिया अपनी जो डेड इकोनॉमी है उनको अपने पास रखें। तो लिटरली इन्होंने इंडिया रशिया को अगर छोड़ भी दें, रशिया में अभी हाँ वॉर जोन में है रशिया, तो रशिया की इकोनॉमी थोड़ा डिप डाउन चल रही है, बट इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलना, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, मॉक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि कुछ भी नॉलेज है नहीं इकोनॉमी की,
है ना, कुछ डेटा का पता नहीं है, एंड इंडियन इकोनॉमी को क्या बोल रहे हैं, ये डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। एक ऐसी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, और भी बहुत सारी इन्होंने बातें बोली, है ना। उसके बाद फाइनली जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका रिप्लाई आया, और ये रिप्लाई डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं है, ये रिप्लाई है हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए, कि बिकॉज है ना हमारे यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड वगैरह में होता है। तो अगर ऐसे में एक दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल देता है, तो एक पैनिक क्रिएट होता है अमंग इन्वेस्टर्स। तो उसी फियर को कम करने के लिए, है ना, इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने बोला है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है ना वो ब्राइट स्पॉट में है, और पूरे रीजन में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और बिल्कुल सही बात है ना, इंडिया जिस तेजी से राइज कर रहा है, जिस तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है, आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रंप को ये हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी क्यों लग रही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ अनाउंस किए, पेनल्टी अनाउंस की, और इन्होंने एक डील की पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, जो इंडिया का ना इंडिया का कह सकते हैं नेचुरल एनिमी है, और इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके ना जो ऑयल रिजर्व्स हैं, है ना, उनको क्या करेंगे और इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर ट्रंप also announced that US and Pakistan had concluded a deal whereby two countries will work together on developing their massive oil reserves in the continuation with US growing closeness with Pakistan over trade issues। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ डील और इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक रिश्ते खराब करना। ठीक है, तो इस स्टेप से ना डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और यूएस के रिश्तों को, जो रिलेशंस हैं, उसको उस लिमिट तक डेंट कर दिया है कि अब इसे बहुत सारे दिनों तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक, बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं किया जा सकेगा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ये डिसीजन है, ये बैकफायर करेगा पूरे यूएसए पर आने वाले टाइम में। अब ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के डिसीजन ले क्यों रहे हैं, है ना, इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशंस थे, है ना, इंडिया को प्रेज भी बहुत करते थे इलेक्शन टाइम पे, है ना, इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत अच्छे स्टेटमेंट भी दिए थे, है ना, जब पावर में आए तो बहुत सारे इंडियंस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह भी दी। बट एकदम से डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट क्यों गए इंडिया के ऊपर? टैरिफ तो पहले भी लगते थे, पहले भी, है ना, जब अपने फर्स्ट टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो टैरिफ तो पहले भी इंडिया लगाता था, यूएस के कंपैरिजन में ज़्यादा टैरिफ लगाता था इंडिया यूएस के प्रोडक्ट पे। तब तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया, बट ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ? ठीक है, देखो दो रीजन इसके पीछे बताए जा रहे हैं। ठीक है, पहला रीजन तो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पावर में आने के बाद इंडिया को पिच किया था F-35, जो उनका 6th जनरेशन फाइटर जेट है, तो उन्होंने कहा इसको आप परचेज कीजिए, है ना, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं। बट इंडिया को बाद में F-35 की कुछ कमियों के बारे में पता चला, एंड F-35 ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके लिए बिल्कुल एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इतना भी एडवांस नहीं है ना, कि इसके लिए हम एक पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें। तो इंडिया कंटिन्यूसली डिनाई कर रहा था टू परचेज F-35। ऑन द अदर हैंड रशिया इंडिया को ऑफर कर रहा है Su-57, ये भी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट है ना। तो इंडिया ने Su-57 की तरफ अपना इंक्लिनेशन शो किया, ठीक है, जिससे ट्रंप हर्ट हो गए, है ना। और बात कहाँ बिगड़ रही थी F-35 और Su-57 के बीच में? एक तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी, इंडिया ने कहा चलो मैनेज कर लेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, बट आप F-35 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, जो यूएसए ने मना कर दिया। बट जो रशिया है वो Su-57 हमें ऑफर कर रहा है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दैट इज भाई हमारा इंक्लिनेशन F-35 से शिफ्ट हो गया Su-57 पे, और यही वजह बनी, पहली वजह बनी डोनाल्ड ट्रंप के नाराज होने की इंडिया से। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में आउट ऑफ द बॉक्स एक पर्सन आते हैं और क्रेडिट लेने लगते हैं कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवाने का, और ये पर्सन होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने बोला कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सक्सेसफुली खत्म कराया है, और इंडिया ने इसे क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। परसों पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खड़ा होकर बोल दिया कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने उन्हें प्रेशराइज नहीं किया, ना बात की है ना, टू एंड द कन्फ्लिक्ट।
तो इंडिया का पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उन बायलैटरली रिजॉल्व हुआ है, थर्ड पार्टी की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, जिससे क्या हुआ, इनका ईगो हर्ट हो गया। एंड अब इनका ईगो हर्ट हो गया तो ये इंडिया को तरह तरह से हिट करने की सोच रहे हैं, और ये बिगनिंग है अब, है ना, क्योंकि इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट इनके सामने सरेंडर नहीं करने वाली है किसी भी चीज को लेके, है ना। और डोनाल्ड ट्रंप इज ए इगोइस्ट पर्सन, मतलब इनके बारे में बोला जाता है कि ये प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते थे, कोई माइंड में नहीं था इनके प्रेसिडेंट बनना, है ना। बट बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो बराक ओबामा ने इंडस्ट्रियलिस्ट का के लिए एक डिनर रखा, जो अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उनके लिए डिनर रखा। एंड डोनाल्ड ट्रंप भी उस डिनर में गए, और वहाँ पर बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को फनी वे में ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, रोस्ट करने की कोशिश की, जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि एक ह्यूमिलेशन है। एंड इन्होंने डिसाइड किया, है ना, कि मुझे भी अब प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है। एंड ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना। तो एक इगोइस्ट पर्सन है। तो देखते हैं अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने, जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया बिटवीन इंडिया यूएसए, है ना, इससे दोनों कंट्रीज कैसे डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। नो स्कूल टू बी परमानेंटली मर्ज्ड, नो रिडक्शन इन टीचिंग पोस्ट, यूपी मिनिस्टर। एक्चुअली हुआ क्या, यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल गांव में खुले होते हैं उनको बंद करने का डिसीजन लिया। अराउंड मतलब 10,000 स्कूल है, इसको बंद करने का डिसीजन लिया। इसके बाद जो एक टीचिंग कम्युनिटी है उसमें एक पैनिक क्रिएट हुआ कि कहीं हमारी जॉब्स तो खतरे में नहीं है ना, और इसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, है ना। तो उसी पे यूपी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अब कोई टीचिंग पोस्ट में कोई रिडक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। सारे टीचर्स को क्या कर दिया जाएगा, दूसरी जगह पे मर्ज कर दिया जाएगा, या शिफ्ट कर दिया जाएगा, या रीऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये बंद क्यों कर रही है स्कूल यूपी गवर्नमेंट, तो अब देखो, अगर यूपी के जो रूरल एरियाज के प्राइमरी स्कूल हैं उनकी बात करें तो फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। यूपी क्या, कहीं भी चले जाओ, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कहीं भी चले जाओ, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, है ना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। और क्योंकि हर एक गांव में होते हैं तो सुपरविजन भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो स्कूल्स हैं ना बहुत सारे गांव में खुले हुए हैं, इनको बंद कर देते हैं और इनकी जगह क्लस्टर बेस एक बड़ा स्कूल खोलेंगे, है ना। लेट्स सपोज चारों तरफ गांव है ना, उनके 4-5 किलोमीटर की रेडियस में एक स्कूल खोल दिया जाएगा, और इस स्कूल में सारी फैसिलिटीज होंगी जो प्राइमरी स्कूल्स में मिलती थी फैसिलिटी, ठीक है। इसके अलावा, है ना, इसमें लैब वगैरह जो मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे रखे जाएंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है कि 10 बेकार चीजें रखने की बजाय है क्या करना चाहिए, एक अच्छी चीज रखो, है ना। क्योंकि क्या हो रहा था, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे, है ना, वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे जो अर्बन एरियाज में या अच्छे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं उनके साथ में, एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, है ना। टीचर भी प्राइमरी स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाने पे फोकस नहीं करते थे बिकॉज सुपरविजन नहीं हो रहा था। अब जब एक स्कूल होगा, क्लस्टर बेस्ड स्कूल होगा, तो क्या होगा, सुपरविजन भी होगा। दैट इज भाई हम जो यूपी गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है ना, टू रिड्यूस स्कूल। तो इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि 10,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम डिफेंस, इंडियन नेवी। एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डिलीवर्ड बाई नेवी, डिलीवर्ड टू नेवी। तो अब एक एडवांस, द मोस्ट एडवांस फ्रिगेट INS हिमगिरी, इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। इस फ्रिगेट को बनाया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। किसने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता, ठीक है।
और ये जो है एक नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है एंड प्रोजेक्ट 17A के तहत थर्ड फ्रिगेट है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी को इंडियन नेवी को स्ट्रेंथन करेगा। अच्छा, ये फ्रिगेट एक्चुअली होते क्या है? देखो, फ्रिगेट फ्रिगेट जाने जाते हैं अपनी स्पीड के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, डिस्ट्रॉयर हो गया, है ना, ये बहुत ज़्यादा वेट अपने साथ कैरी करते हैं, दैट इज वाई इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। तो इन केस ऑफ वॉर जब हमें पता चले कि किसी एनिमी कंट्री की नेवी हमारे इंडिया की तरफ बढ़ रही है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी स्पीड से जाएगा, डिस्ट्रॉयर अपनी स्पीड से जाएगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है ना, कि इनकी स्पीड कम है तो ये यहीं पर पहुंच पाए तब तक जो एनिमी आर्मी नेवी है वो बहुत पास आ जाए। तो फ्रिगेट को इंडक्ट किया जाता है नेवी में, है ना, कि आप जाओ स्पीड से, है ना, और थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन मचा के वापस आ जाओ, है ना। तो फ्रिगेट क्या होते हैं, बहुत तेज स्पीड के लिए जाने जाते हैं, इन पर वेपन होते हैं, बट डिस्ट्रॉयर की कंपैरिजन में कम वेपन्स होते हैं, दैट इज वाई इनकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एनिमी नेवी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब प्राइमरीली डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना, नुकसान पहुंचाने के लिए, छोटे मोटे नुकसान पहुंचाने के लिए इनको इंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा चेज करने के लिए भी, है ना, मान लो कोई टेररिस्ट है जो भाग रहा है तो उसको चेज करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आईएनएस हिमगिरी है और इसको आईएनएस हिमगिरी के प्लेस पे ही इंडक्ट किया गया। आईएनएस हिमगिरी नाम का एक और फ्रिगेट हुआ करता था, है ना, उसको रिटायर कर दिया गया 2025 में, उसकी जगह पे इसको इंडक्ट किया गया विद द सेम नेम। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार एंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्लान्स टू होल्ड इलेक्शन बाय ईयर एंड। ठीक है, तो म्यांमार में जो मिलिट्री रूल चल रहा था, है ना, तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि इस साल के एंड तक म्यांमार में क्या होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। तो धीरे धीरे जो वहाँ का जो मिलिट्री रिजीम है वो धीरे धीरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से धीरे धीरे रिजाइन दे रहा है ना, ताकि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल के ही लोग आए और टेक ओवर करें धीरे धीरे। इसी रो में जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, जनरल मिंग मिन ओंग, इन्होंने 2 बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। हालांकि जो सेंट्रल पोस्ट है वो अभी भी इनके पास है ना, बट इनका कहना है कि धीरे धीरे ये पोस्ट जो आर्मी है ना, वो पोस्ट छोड़ती जाएगी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, ताकि जो सिविल लोग हैं वो आके इनको टेक ओवर कर सके और ईयर के एंड में हम इलेक्शन करा देंगे। ठीक है, म्यांमार में, है ना, 2021 से पहले डेमोक्रेसी हुआ करती थी, है ना, और आंग सान सू की इनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी। एंड 2020 में वहां पे इलेक्शंस होते हैं और आर्मी इस इलेक्शन में आंग सान सू की दोबारा से जीत जाती हैं, है ना। तो आर्मी एलिगेशन लगाती है कि इलेक्शन में हुई है धांधली, है ना, इलेक्शन रिग्ड थे, दैट इज वाई क्या करती है आर्मी, आंग सान सू की को उठा के और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। तब से 2021 से आर्मी ही इस कंट्री को रूल कर रही है। तो होपफुली, है ना, डेमोक्रेसी यहाँ पे वापस आने वाली है। गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार, क्योंकि डेमोक्रेसी हमेशा बेटर होती है डिक्टेटरशिप से, है ना, क्योंकि कोई सिविल राइट नहीं होते हैं, है ना, कोई फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, कोई ह्यूमन राइट नहीं होते हैं अंडर मिलिट्री रिजिम। ठीक है, म्यांमार हमारा नेबरिंग कंट्री, ठीक है, ये म्यांमार है और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, है ना, ये जो स्टेट हैं ये बाउंड्री शेयर करते हैं विद म्यांमार। ठीक, कौन कौन से स्टेट हैं, इसकी ट्रिक है अरुणा मामी। अरुणा की मामी कहां गई, म्यांमार गई। ठीक है, अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, एन ए फॉर नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है, टोटल जो बॉर्डर है इंडिया के साथ उसकी लेंथ है 1643 किलोमीटर और इनकी जो कैपिटल है नेफिडो,
और करेंसी क्या है, क्यात। तो ये म्यांमार के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आज के द हिंदू में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के द हिंदू में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।